हेलो दोस्तों, आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर आपको हम रीट 2021 एग्ज़ाम के लिए विज्ञान विषय का कंप्लीट कोर्स करवाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए NCERT और राजस्थान बोर्ड की किताबें कितनी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सारा कोर्स NCERT और RBSC की बुक्स में से ही कवर करवाऊंगा। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले हमारे कोर्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम अम्ल और क्षार और लवण है, जो हमारे कोर्स का एक छोटा सा टॉपिक है, जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको अम्ल, क्षार और लवण के सामान्य कॉन्सेप्ट से हायर कॉन्सेप्ट तक हम स्टडी करेंगे और इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि वीडियो के लास्ट में हम जितना भी हमने पढ़ा है उसमें से उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारी पहली क्लास है अम्ल, क्षार और लवण, जिसको हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट भी बोलते हैं। ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसा कोई सा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं और एसिड बेस के प्रश्न नहीं आए। तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। और इस वीडियो में लगभग सारी NCERT और RBSC बुक्स में जो जो एसिड बेस के बारे में वो सारा कवर कराया गया है, ताकि आपको अलग से कोई बुक्स ना पढ़नी पड़े। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले हमारे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण। सबसे पहले हम इसकी सामान्य परिभाषा की बात करते हैं कि सामान्य परिभाषा जैसे हम बचपन से छोटी क्लासों से पढ़ते हैं कि अम्ल, क्षार और लवण होते क्या है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। यह एक सामान्य परिभाषा जो हम छोटी क्लासों से पढ़ते आए। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ये हम सबको आता है। देखिए, क्षार, क्षार के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि स्वाद में कैसे होते हैं, ये कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को कैसे कर देते हैं, नीले कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे आपको इस चित्र में दिख रहा है कि दो बीकर ले रखे, एक में अम्ल ले रखा है और एक में क्षार ले रखा है। ठीक है, एक में तो क्या ले रखा है हमने, एसिड, यानी इसको बोलते हैं अम्ल, एक में क्षार ले रखा है। अब इसमें क्या किया, नीला लिटमस पत्र को डुबोया, तो देखिए इसमें इसका कलर कैसा हो गया, लाल हो गया है। ठीक है, लाल हो गया है, तो हमने क्या बोला, ये क्या है, अम्ल। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में, अम्ल। और अगले वाले में देखिए कि हमारे पास लाल लिटमस पत्र हमने दबाया, ठीक है, इस क्षार के अंदर लगाया, तो कैसा पता लग गया, वो नीला, यानी हमें पता लग गया कि अम्ल कौन सा है और क्षार कौन सा है। एक बेसिक क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है कई बार कि कौन सा लिटमस पत्र कैसा व्यवहार करेगा। और तीसरी बात करते हैं हम लवण की। लवण यानी क्या होता है, उदासीन। अम्ल और क्षार के मिलने के कारण क्या बनता है, लवण बनता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, दोनों ही लिटमस पत्र के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, वे पदार्थ जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं। ठीक है, ये सामान्य परिभाषा, ये लोग हम लोग जानते हैं। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे कि आजकल जो आधुनिक अवधारणा के अनुसार जो परिभाषाएं हैं वो भी हम पढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन हम अभी कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे अम्ल और क्षार के बारे में। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कि लाल लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए लिटमस पत्र होता क्या है, ये लिटमस होता क्या है, कैसे बनता है, किससे प्राप्त होता है। ठीक है, तो लिटमस क्या होता है, एक प्राकृतिक सूचक होता है। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है कि प्रकृति से प्राप्त करने वाला, यानी प्रकृति से प्राप्त किया जाता है। सूचक का मतलब होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब होता है कि कोई भी हमें सूचना प्रदान करना कि ये अम्ल है या क्षार है, यानी इंडिकेट करेगा। अम्ल है तो अम्ल के लिए क्या इंडिकेट कर रहा है, क्षार है तो क्षार के लिए क्या इंडिकेट कर रहा है।
ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है कि लिटमस जो होता है वो किससे प्राप्त होता है। आपको क्या रखना है, लाइकेन से। लाइकेन क्या होती है, एक प्रकार की शैवाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लाइकेन क्या है, या तो आपको ऑप्शन में लाइकेन मिलेगा या क्या मिलेगा, शैवाल। ठीक है, जो नम स्थानों पर, पहाड़ों पर, चट्टानों पर मिलती है, वो क्या होगी, लाइकेन। ठीक है, तो लिटमस किससे प्राप्त होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि लिटमस किससे प्राप्त होता है, लाइकेन से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। देखिए, ये हमारे पास में क्या है, एक लाइकेन यानी शैवाल, इससे हमें प्राप्त होता है। जब इससे हम इसका विलयन प्राप्त करते हैं तो ये कैसा होता था, बैंगनी रंग का। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी बुक्स में है कि इसका रंग कैसा होता है, यानी इसके लिटमस का जो विलयन बनता है उसका रंग कैसा होता है, माव। माव यानी बैंगनी। ठीक है, इसको सामान्य भाषा में माव कह रखा है और बैंगनी रंग का होता है। क्लियर है। देखिए, ये कुछ इस तरह का लिटमस विलयन होता है। ठीक है, लिटमस पत्र के रूप में हम देखते हैं, लेकिन विलयन के रूप में भी अगर प्राप्त किया जाता है तो ये इस रूप में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, ये विलयन के रूप में या कागज की पट्टियों के रूप में होता है। देखिए, ये विलयन के रूप में या कैसे होता है, कागज की पट्टियों के रूप में होता है। जो कागज की पट्टी कैसे होती है, या तो नीली या लाल। देखिए, आपको चित्र में दिख रहा है कि लिटमस पत्र लाल रंग के या नीले रंग के होते हैं। ठीक है, तो लिटमस हमें किस रूप में मिलता है, एक विलयन के रूप में भी मिल सकता है और दूसरा हमें पत्र के रूप में भी प्राप्त होता है। सामान्यतः हम लिटमस पत्र का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसे हो गए, कुछ प्राकृतिक सूचक हो गए। प्राकृतिक सूचक में इसके अलावा भी हम कुछ और प्राकृतिक सूचकों की बात करेंगे कि लिटमस के अलावा भी और कौन कौन से प्राकृतिक सूचक होते हैं, यानी नेचुरल इंडिकेटर। देखिए, सबसे पहला हम बात करते हैं हल्दी की। ठीक है, हल्दी क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। हल्दी क्या होता है, एक क्षारकीय विलयन के साथ लाल रंग देता है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में पूछा जाएगा कि हल्दी को अगर क्षारकीय विलयन में डुबो दी जाए तो कैसा रंग प्रदान करेगा, लाल रंग। ठीक है, तो इंडिकेट कर देगा आपको, यानी हल्दी का, अगर आपने हल्दी लगा के किसी क्षार के साथ अगर उस रुई को लगाई दी तो वो कैसा हो जाएगा, लाल रंग हो जाएगा। जबकि ध्यान रखना, ये अम्लीय और उदासीन विलयन के साथ कोई क्रिया नहीं करता है। ओनली और ओनली क्या करेगा, क्षारीय विलयन को ही लाल रंग प्रदान करेगा। तो ये इंडिकेटर होगा, अगर क्षार होगा तो लाल रंग प्रदान कर देगा, बाकी औरों में वो बता नहीं पाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक प्राकृतिक सूचक। अगले प्राकृतिक सूचक की बात करें तो जिसको हम बोलते हैं गुड़हल। ठीक है, सबने गुड़हल का पुष्प देखा होगा। देखिए, कुछ ऐसा होता है गुड़हल का पुष्प। देखिए, गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियाँ, यह अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी या मैजेंटा, ठीक है, ध्यान देना कि यह क्या करेगी, जो अम्लीय विलयन है, अगर अम्लीय विलयनों का हम टेस्ट कर रहे हैं, अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी यानी पिंक कलर कर देगा, और या मैजेंटा, ठीक है, पिंक का टाइप है, और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देगा। इंपॉर्टेंट है, अम्लीय विलयनों को कैसा कर देगा, गुलाबी, और क्षारकीय विलयनों को कैसा कर देगा, ये हरा। ठीक है, तो ध्यान देना इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किससे प्राप्त होता है, गुड़हल की पत्तियों से। ये गुड़हल का एक पुष्प होता है। इसका आपको वैज्ञानिक नाम भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमने क्लास 12th के अंदर ये पढ़ चुके हैं, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ठीक है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। क्लियर है, ये हमारे पास कुछ है प्राकृतिक सूचक। इसके अलावा हम एक सामान्य रासायनिक सूचक का भी नाम पता होना चाहिए। रासायनिक सूचक, ठीक है, देखिए कौन सा रासायनिक सूचक, जो हम नॉर्मली स्कूल के अंदर जब हमने 12th करी, बीएससी करी, तो हमने एक इंडिकेटर का यूज़ किया था जिसको हम बोलते हैं फिनोफ्थैलिन। अम्ल क्षार अनुपापन पे जिसका उपयोग किया जाता है वो सामान्यतः क्या होता है, फिनोफ्थैलिन। ठीक है, ये हम प्रैक्टिकल करते जब पता लगता है कि जब विलयन क्या होता है, क्षारकीय होता है, तो ये क्या होता है, गुलाबी हो जाता है। ठीक है, जब क्षारकीय होगा यानी क्षारीय विलयन होगा तो हमारे पास कैसा हो जाएगा, क्षारीय बोल सकते हैं हम इसको, क्षारीय विलयन होगा तो कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाता है। और जब विलयन अम्लीय होता है तो कैसा होता है, रंगहीन होता है। ठीक है, आप सबने करा होगा एक 12th के अंदर आपने प्रैक्टिकल। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, एक ब्यूरेट होती है। ठीक है, ये ब्यूरेट होती है हमारे पास में। अब इसके अंदर क्या होता है, आपके पास में ये नोजल, और यहाँ हमें क्या लेते हैं, बीकर। ठीक है, बीकर में हम क्या डालते हैं, अम्ल डालते हैं। क्या डालते हैं, अम्ल।
और इसमें हम क्या डालते हैं, कोई भी क्षार, ठीक है। जैसे हमने इसके अंदर NaOH डाल दिया, या हमने इसके अंदर HCl डाल दिया, या ऑक्जेलिक एसिड का हमने यूज़ किया था, ऑक्जेलिक अम्ल। इन दोनों के बीच में क्या कराया, अनुमापन, ठीक है। सबको याद आ जाएगा, जब हम 12th में किया था तो हम ड्रॉप करके इसके अंदर डालते हैं, और इसके अंदर क्या करते हैं हम, एक दो बूंदे, सॉरी इसके अंदर हम बीकर के अंदर एक दो बूंदे कितनी डाल देते हैं, फिनोफ्थैलीन की, ठीक है। जो फिनोफ्थैलीन की हम एक दो बूंदे डाल देंगे इसके अंदर। उसके बाद क्या होगा, कुछ पॉइंट के बाद में ये जो इसका विलयन कैसा होता है, अम्लीय, ठीक है। अम्लीय था तो क्या होगा, रंगहीन है। लेकिन जैसे जैसे हम इसकी विलयन की मात्रा डालते जाएंगे, जब ये क्षार इसके अंदर अम्ल में ज़्यादा हो जाएगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, गुलाबी कलर का हो जाता है, ठीक है, हल्का गुलाबी हो जाता है। तो ये ध्यान रखना आपको, फिनोफ्थैलीन क्या करेगा, क्षारी की विलयन को गुलाबी और अम्लीय विलयन को रंगहीन, ठीक है। तो हमारे पास कुछ सूचक की बात करी हमने, अम्ल क्षार को कैसे इंडिकेट करते हैं, ठीक है। जो हमने प्राकृतिक सूचक में पढ़ा, हल्दी पढ़ ली, गुड़ल पढ़ लिया, लाइकेन पढ़ लिया, लिटमस पत्र का पढ़ लिया, और रासायनिक सूचक में हम क्या पढ़ा, फिनोफ्थैलीन, ठीक है। देखो कुछ इस प्रकार का होता है, ये अम्ल है और ये क्षार है। फिनोफ्थैलीन का जब विलयन डालते हैं तो अम्ल और क्षार को वो बता देता है, ठीक है। अब हम अम्ल क्षार के कुछ उदाहरण पढ़ते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। देखिए, जैसे सिरका, सिरका क्या है, एक अम्ल है। वो किस में पाए, उस सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, ध्यान रखना, एसिटिक अम्ल। अम्ल सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम खाद्य परिरक्षक के रूप में कार्य करते हैं, अपने अचार के अंदर हम इसका उपयोग करते हैं। इमली, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल, ये आपको याद रखना है बिल्कुल। संतरे में एस्कार्बिक अम्ल, ठीक है, संतरे में एस्कार्बिक अम्ल या विटामिन सी का सोर्स भी होता है ये। लाल चींटी के रंग में सबको पता है, फॉर्मिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। जठर रस में यानी हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। गेहूं में इंपॉर्टेंट, ग्लूटामिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। चाय में मैलिक अम्ल। दूध में जानते हैं सब, लैक्टिम, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इनको बार बार मेमोराइज करना है ताकि इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सके, क्योंकि इनमें से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग हर एग्जामों में पूछा जाता है कि कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है। लाल, जैसे लाल चींटी में पूछ लिया कौन सा होता है, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र आपको पता है सबको, HCOOH, ठीक है। ये हमारे पास में कुछ अम्ल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कुछ अम्ल है। तो ध्यान देना आपको, अम्ल तथा क्षार की कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको बार बार देखिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो भी आपको इसमें मिलते रहे, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं इस टॉपिक में, अम्ल क्षार की आधुनिक अवधारणा। अभी तक हमने एक सामान्य परिभाषा पढ़ ली कि अम्ल क्षार क्या होते हैं, ठीक है। अम्ल क्षार क्या होता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये तो एक सामान्य हो गया, लेकिन हम कैसे एक थ्योरेटिकल कैसे बताएं, तो इसके लिए कुछ आधुनिक अवधारणा, कुछ इंपॉर्टेंट अवधारणा है, वो हम पढ़ेंगे। 3 तरह की अवधारणा पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे आर्यनीय संकल्पना, सेकंड पढ़ेंगे ब्रोंस्टेड लोरी संकल्पना, थर्ड पढ़ेंगे लुईस संकल्पना। ये तीनों अलग अलग पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इसमें से ही बनते हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं आर्यनीय संकल्पना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी परिभाषा है। देखिए, आर्यनियस ये वैज्ञानिक है, इसने क्या बोला कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, तथा क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- को क्या करेंगे, मुक्त करेंगे। तो वो क्या होंगे, क्षार। यानी सीधी सी बात है, जो H+ को रिमूव करेंगे यानी त्याग देंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, अम्ल। और जो OH- को त्याग देंगे उसको हम क्या बोलेंगे, क्षार, ठीक है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जो H+ को त्यागेंगे अम्ल, जिसमें OH को त्यागेंगे क्षार, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगी, सिंपल सी परिभाषा। अब देखिए हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखिए, आपके पास में पहला उदाहरण है HCl, ठीक है,
Cl, ठीक है। ये क्या त्याग दिया इसने, H+, ठीक है। H+ को इसने क्या कर दिया, त्याग दिया, तो क्या बोलेंगे हम इसको, अम्ल, ठीक है। ये किसका उदाहरण हो गया हमारे पास, अम्ल, ठीक है। H2SO4 आपको सबको पता है, HCl का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 देखिए इसमें भी क्या कर रहा है, H+ को रिमूव कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, अम्ल हो गया, यानी एसिड हो गया है, ठीक है। NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ध्यान देना जिसमें OH आ जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्षार यानी बेस, ठीक है। सिंपल सी परिभाषा है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, कि सीधी सी बात है, जिसमें H+ त्यागता है वो अम्ल, और जो OH- का त्याग करेगा वो क्या हो जाएगा, क्षार, ठीक है। तो कुछ कॉमन एग्जाम्पल है, आपको देख के ऑप्शन में दिए हुए होंगे कि निम्न में से कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है, तो आप इस संकल्पना से बता सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये पहली संकल्पना को है आर्यनियस संकल्पना। इसके अलावा आर्यनियस ने कुछ पॉइंट और बात बताई कि अम्ल के बारे में भी कुछ बताया कि कुछ अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, ऐसे अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। अभी देखिए क्या कह रहा है कि आपके पास में माना आपने कोई एक बीकर लिया, एक पात्र लिया, इसमें अपन ने क्या मिलाया, पानी ले रखा है हमने, क्या ले मिलाया, पानी। अब हमने क्या खिलाया, इसके अंदर मिला दिया हमने HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे हमने इसके अंदर मिलाया, तो ये पूरी तरह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, H+ और Cl में विघटित हो गया, यानी क्या कर रहा है, पूर्णतः आयनित होना। आयनित का मतलब पूरी जितने भी, यानी इसके 10 मॉलिक्यूल्स थे, 10 अणु थे, तो 10 के 10 H और 10 Cl पूरे की तरह बाहर निकल गए, यानी पूरे की तरह टूट गए, यानी विघटित हो गए, इसको क्या बोलेंगे, आयनित हो जाते। ऐसे अम्ल क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल, यानी जो पूरी तरह से टूट जाएंगे उनको क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल। तो आपको कुछ कॉमन एग्जाम्पल याद रखने हैं, HCl, H2SO4, HNO3, ठीक है, ये क्या होता है, प्रबल अम्ल। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 को क्या बोलते हैं हम, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, कौन कौन से 3 अम्लों के नाम याद रख लीजिए, आपके काम चल जाएगा, HCl, H2SO4 एंड HNO3। ये कौन से है, प्रबल अम्ल, यानी जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं उनको क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल, क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं, प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्ल भी होंगे, यानी वो क्या होंगे, जो पूर्णतः आयनित नहीं होंगे, यानी आयनित नहीं होंगे, यानी आपने कुछ घोला पानी में, तो कुछ अम्ल पानी में घोले तो पूरी तरह विघटित नहीं हुए, यानी 100% भी नहीं हुए, 70% हो गए, वो 50% हो गए, 30% हो गए, ठीक है। तो उसको हमने क्या बोल दिया, यानी जो पूर्णतया विघटित नहीं हुए, 100 में से कितने हुए, ओनली 70% ही हो पाए हैं, 50% ही हो पाए, 30% ही हो पाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम दुर्बल अम्ल, वीक एसिड, ठीक है, वीक एसिड, एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ओके, क्लियर। इसका कॉमन एग्जांपल है एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। और सेकंड हमारे पास कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है। आपको ये जो दिए एग्जांपल उन्हीं को ही ध्यान रखना है, और एक्स्ट्रा एग्जांपल पढ़ने की जरूरत है नहीं, ये इनफ है आपके लिए, क्लियर। तो हमारे पास आर्यनीय संकल्पना में ये बात हुई, प्रबल अम्ल की बात करी हमने, दुर्बल अम्ल की बात करी। अब हम बात करेंगे प्रबल क्षार की और दुर्बल क्षार की, ठीक है। देखिए आपके पास में कुछ क्षारीय विलयन जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, ठीक है, जो पूर्णतः आयनित हुए वो क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रबल क्षार, ठीक है। HCl नहीं होगा, ये हमारे पास उसका एग्जाम्पल है, ये गलत हो गया, ठीक है। KOH और NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी आपके पास में जो KOH है, ठीक है, जो KOH है किसमें विघटित हो गया पूरी तरह से, 100% K+O एंड OH- में विघटित हो गया, उसको क्या बोलेंगे हम, प्रबल अम्ल, ठीक है। तो आपको उदाहरण याद रखना, KOH और NaOH, ठीक है। तो ये पूरे का क्या, यानी 100% लिया आपने, 100 लिया, तो ये भी आपके पास पूरा 100 का 100 विघटित हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम, प्रबल क्षार, क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं दुर्बल क्षार की, जो पूर्णतः आयनित नहीं होंगे। इसका जो कॉमन एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल, ये हमारे पास गलत आ गया, 2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, ये एसिड है हमारे पास में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो यानी पूरी तरह से विघटित नहीं हो पाए, क्लियर है।
तो ये हमारे पास आरएनए संकल्पना का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। प्रबल अम्ल बताया हमने, दुर्बल अम्ल बताया। तो आपको क्या करना है, प्रबल अम्ल की एग्जाम्पल याद करने। प्रबल अम्ल कौन से हो गए, HCl, HNO3, H2SO4। दुर्बल अम्ल क्या बात करें हमने, CH3COOH, एसिटिक एसिड, H2CO3, कार्बोनिक एसिड। उसके बाद हमने बात करी प्रबल क्षार, KOH और NaOH। ठीक है, कौन कौन से, KOH और NaOH। ठीक है, ये कौन कौन सा, KOH और NaOH। दुर्बल क्षार में अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हमारे पास में आरएनए संकल्पना थी। इसमें प्रबल अम्ल के बारे में बताया, दुर्बल अम्ल के बारे में बताया, प्रबल क्षार के बारे में, दुर्बल क्षार के बारे में। ठीक है, और अम्ल कौन से होते हैं, जो H+ का त्याग कर दे। OH और क्षार क्या होंगे, जो OH- का त्याग कर दे। ठीक है, अब इसने एक बात और बताई, इंपॉर्टेंट बात है ये, नोट कर लेना इसे। ठीक है, इसके अनुसार अम्ल और क्षार की क्रिया करने पर H+ और OH- परस्पर संयोग करके जल का सही निर्माण करते। ठीक है, जो अम्ल और क्षार ने आपस में क्रिया करी। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं एक कॉमन एग्जांपल हमने लिया HCl, और एक बात करी हमने क्या, क्षार यानी NaOH। अम्ल और क्षार ने आपस में क्या करी, क्रिया करी, रिएक्शन करी। तो क्या बनाएगा, एक तो क्या बना देगा ये NaCl। ठीक है, क्या बना दिया NaCl, और साथ में क्या बन गया H और OH, यानी क्या बन गया H2O। H2O को हम क्या बोलते हैं, जल। ठीक है, वाटर बन गया। ठीक है, तो यही बोला इसमें, परस्पर संयोग कर जल का निर्माण करते। ठीक है, जल का निर्माण कर लिया और साथ में क्या कर दिया, लवण। ऐसे क्रिया कौन सी हो गई ये, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई। ठीक है, इस क्रिया को क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आने वाली है कि इस क्रिया में क्या होगी, ऊष्मा मुक्त होती है। क्या होती है, इस क्रिया में ऊष्मा क्या होगी, मुक्त होगी। ठीक है, यानी रिलीज करेगी। तो और जिस में अभिक्रिया में ऊर्जा का रिलीज होता है यानी मुक्त होते हैं, उसको क्या बोलेंगे, ऊष्मा शेपी। आगे हम पढ़ेंगे ऊष्मा, जब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे ऊष्मा का प्रकार क्या होता है, कितने प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो ध्यान रखना अभी, जिसमें ऊष्मा रिलीज होती है, मुक्त होती है, उसको क्या बोलेंगे, ऊष्मा शेपी। क्लियर है। तो हमारे पास ये पहली संकल्पना आरएनएस की संकल्पना हो गई है। क्लियर है, तो पहली संकल्पना थी हमारे पास ये आरएनएस की संकल्पना। अब दूसरी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ब्रांस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। पहले के अंदर कॉन्सेप्ट में क्या बताया, आरएनएस ने क्या बताया कि अम्ल वो होंगे जो H+ का त्याग करेंगे, और क्षार वो होंगे जो OH- का त्याग करेंगे। अब ब्रांस्टेड-लोरी क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, वे पदार्थ जो विलयन में प्रोटॉन त्यागते हो तथा क्षार वे पदार्थ जो विलयन में प्रोटॉन को ग्रहण करते हो। ध्यान देना, प्रोटॉन का मतलब हो गया है H+। ध्यान देना कि H+ को जो त्याग रहा है, ध्यान दो, प्रोटॉन को त्याग रहा है वो तो क्या कहलाएगा, एसिड। उसकी बात है, अगर प्रोटॉन को कोई क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, बेस यानी क्षार। ध्यान देना, जो प्रोटॉन को त्यागता है उनको क्या बोलेंगे, अम्ल, और जो प्रोटॉन को ग्रहण करेगा उसको क्या बोलेंगे, क्षार। प्रोटॉन का मतलब होता है हाइड्रोजन, ध्यान देना बस, हाइड्रोजन। H+ को त्यागना, H+ को ग्रहण करना। ठीक है, इसको आगे पढ़ते देखिए, जैसे आपके पास ये एग्जाम्पल है, H2O, NH3, NH4, OH। ये देखिए H2O, ये क्या है, जल। जल ने क्या किया, अपना एक हाइड्रोजन को त्याग दिया। त्याग दिया, कमी हो गई ना एक हाइड्रोजन की, तो जो त्याग रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, अम्ल। यही पढ़ा हमने ऊपर परिभाषा में, यानी हम क्या बोलेंगे इसको, एसिड। ठीक है, उसके बाद देखिए NH3 से NH4, H, एक हाइड्रोजन बढ़ गया ना। और जब हाइड्रोजन बढ़ गया या प्रोटॉन को ग्रहण किया, उसको क्या बोल दिया हमने, क्षार। ठीक है, क्षार यानी बेस। क्लियर हो गया, जो प्रोटॉन को ग्रहण करेगा क्षार, जो प्रोटॉन का त्यागेगा अम्ल। क्लियर है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यानी H को त्यागना और H को ग्रहण करना। H को जो त्यागता है वो अम्ल, जो H को ग्रहण करता है वो क्षार। ठीक है, देखिए आगे, अब इसमें से कुछ नया कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए थोड़ा सा अलग होगा, जो और वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान देना। हम बात करेंगे संयुग्मी अम्ल और क्षार युग्म की। संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
जो आजकल के टाइम पे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही टॉपिक्स में आते हैं। संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म, ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट, जब अम्ल व क्षार में प्रोटॉन का अंतर होता है तो इसे संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहते हैं। ठीक है, यानी हाइड्रोजन का अंतर होगा उसको क्या बोलेंगे, संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए कैसे। अब इसको हम सीखते हैं, एक कॉमन से एग्जाम्पल समझते हैं। मानिए हमारे पास में हमने ले लिया एक OH माइनस, ठीक है, प्रोटॉन का अंतर होता है। ठीक है, देखिए अगर देखिए अगर हमने H प्लस में को इसमें जोड़ना, दो चीज़ करनी है, हमने प्लस H कर दिया, इधर मैंने माइनस H प्लस कर दिया। ठीक है, यानी प्रोटॉन का अंतर है, टोटल क्या है, प्रोटॉन का एक अंतर। OH में एक हाइड्रोजन जोड़ दिया तो क्या बन गया, H2O। ठीक है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बन गया, O-2। क्लियर है। देखिए H को मैंने क्या करा, इसमें से OH में से एक और हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया तो क्या बच गया, -2। -2 का पहले एक चार्ज था, एक और हाइड्रोजन हटा तो दूसरा चार्ज भी, दूसरा आवेश भी आ गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो ये क्या होगा, अगर H को हम जोड़ते हैं, H को हम अगर जोड़ेंगे तो उससे बनने वाले स्पीसीज को, जाति को हम बोलेंगे संयुग्मी अम्ल। क्या बोलेंगे, संयुग्मी अम्ल। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड, CA, कॉन्जुगेटेड एसिड। और ये क्या बोलेंगे, संयुग्मी क्षार, यानी कॉन्जुगेटेड बेस। ध्यान देना, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार। क्लियर। आपको हाइड्रोजनिक पर्सन पूछा जाएगा, जैसे आपसे पूछा जाएगा निम्न में से OH का संयुग्मी अम्ल होगा, तो क्या होगा आपके पास में, H2। क्लियर। निम्न में से OH का संयुग्मी क्षार होगा, क्या होगा, O-2। क्लियर। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, संयुग्मी अम्ल संयुग्मी क्षार। ठीक है, अब हम अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, अगली संकल्पना जिसका नाम दिया है लुईस संकल्पना। ठीक है, तीसरी कॉन्सेप्ट है लुईस संकल्पना। ठीक है, लुईस संकल्पना देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे जाके केमिस्ट्री के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ रहे हैं हम। देखिए इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाला अम्ल तथा इलेक्ट्रॉन युग्म को दान देने वाला क्षार कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म को हम क्या बोलेंगे, अगर आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से है या साइंस पढ़ी होगी तो इसको बोलते हैं हम लॉन पेयर। ठीक है, सबने पढ़ रखा है ये लॉन पेयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर को डोनेट करता है, त्यागता है किसी को, तो वो तो क्या कहलाएगा, क्षार। जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, जो ग्रहण करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, अम्ल। ठीक है, तो ये लुईस संकल्पना है। ठीक है, लोन पेयर आप जानते हो कि अगर आपके पास में बॉन्ड बनाने के पश्चात कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। ठीक है, जैसे मैं नॉर्मल एग्जांपल लूँ, आपके पास में हमने बोला NH3। ठीक है, NH3 के ऊपर आपको ये दो डॉट दिखेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, लोन पेयर। तो अगर ये किसी को डोनेट कर देगा, ठीक है, ये जिसको डोनेट करेगा तो ये तो क्या हो जाएगा, क्षार। और ग्रहण करेगा किसी के साथ, H प्लस के बाद जिसके बाद इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, वो क्या करेगा, इससे ग्रहण करेगा, और जो ग्रहण करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अम्ल। क्लियर, H प्लस। और ये तो नॉर्मली हम पढ़ते भी है कि जब हम NH3, ठीक है, अमोनिया की रिएक्शन H प्लस के साथ करवाते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है, NH4। ठीक है, NH4 पॉजिटिव, यानी अमोनियम आयन हमें बनता है। तो ये तो क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, त्याग रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, बेस, क्षार। और जो इलेक्ट्रॉन को इसने क्या ग्रहण किया, इसको क्या बोल दिया हमने, एसिड। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। और देखिए H प्लस, प्लस का मतलब क्या है, इसके इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और
देगा कौन? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। जिसके पास कमी होगी तो वो कैसे देगा? देखिए इसके पास लोन पेयर तो इसने दिया है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? क्षार। और इसको क्या बोलेंगे? अम्ल। लुईस अम्ल और लुईस क्षार। ठीक है, देख से एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल है, ये सारे एग्जाम्पल हैं हम किसके? अम्ल के, जिसको हम बोल सकते हैं लुईस अम्ल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो लुईस अम्ल, ठीक है। लुईस अम्ल कौन कौन से? सबसे पहले क्या देखना, जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो। आपका पूछा है पहला, अगर आपको ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो, यानी जहाँ पे प्लस का चार्ज लिखा हुआ है, वो क्या हो गया? लुईस अम्ल हो गया, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी। उसके अलावा आपके पास ये तीन ये पूछे जाते हैं इनमें से, कि इनमें से लुईस अम्ल, ये भी तीनों लुईस अम्ल है। क्यों है? क्योंकि इनके अष्टक अपूर्ण होता है। ठीक है, ये क्यों होते हैं? क्योंकि इनका अष्टक अपूर्ण होता है। अष्टक अपूर्ण, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक है, अष्टक क्या होता है इनका? अपूर्ण होता है। ठीक है, यानी कोई भी कंपाउंड या कोई भी यौगिक अपना स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है अपने अंतिम कक्ष के अंदर। ठीक है, वैलेंसी बनाने के लिए। तो देखिए आपके पास में अगर BF3 के साथ ये यौगिक बनाता है, एक अपन एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं BF3। ठीक है, तो आपके पास में देख रहे कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल इसके पास कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। अभी भी क्या है इसके पास में? 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जिसके बाद लोन पेयर होंगे वो इसको दे देगा, यानी इसके पास कमी हो गई, तो ये कौन सा कहलाएगा? लुईस अम्ल। ठीक है, तो ध्यान देना है सारी चीज़ें। इसके अलावा एग्जाम्पल की बात करते हैं हम आगे। लुईस क्षार, जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा वो कौन सा होगा? लुईस क्षार। इसके अलावा जिन जिन पे लोन पेयर होंगे वो सारे क्या होंगे हमारे पास में? लुईस क्षार। ठीक है, अमोनिया में इस पे होता है लोन पेयर, H2O में इस पे लोन पेयर होता है, ऑक्स एल्कोहल में होता है, एमीन के अंदर होता है। तो आपके कुछ ध्यान रखने इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, निम्न में से लुईस अम्ल है, निम्न में से लुईस क्षार है, तो आपको कुछ एग्जाम्पल ध्यान देने, थोड़ा कॉमन सेंस का यूज़ करना है। क्लियर? तो हमारे पास ये संकल्पना थी। ठीक है, लुईस अम्ल लुईस क्षार, 3 संकल्पना पढ़ ली हमने। अब हम इसको सामान्य गुण पढ़ेंगे अम्ल क्षार के। देखो सबसे पहला, अम्ल धातु के साथ क्रिया करके कौन सी गैस निकालता है? हाइड्रोजन गैस। इंपॉर्टेंट है, अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके, यानी कोई भी मेटल्स के साथ अगर ये अम्ल रिएक्शन करेगा तो कौन सी क्रिया करेगा? हमारे पास क्या करेगा? हाइड्रोजन गैस। जैसे हम नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि मेटल है, जैसे सोडियम, सोडियम मेटल, सोडियम धातु, सोडियम धातु पे अगर हम अम्ल की अभिक्रिया करते हैं तो क्या करेगा? वो हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेगा। क्लियर है? दूसरी बात है, अम्ल धातु हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल देते हैं। कुछ पॉइंट है आपको याद रखने हैं। अम्ल धातु और हाइड्रोक्साइड, धातु ऑक्साइड, ठीक है, जिससे कॉपर का ऑक्साइड है, ठीक है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, उसके साथ रिएक्शन करके क्या करेगा? ये लवण और जल बनाएगा। नेक्स्ट बात करता है कि क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइड क्रिया करके लवण और, ठीक है, अम्ल के तो क्या होंगे? धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करेंगे, जबकि क्षार क्या करेंगे? अधात्विक ऑक्साइड के साथ, यानी जो अधातु होंगे। ठीक है, हमारे पास जो हम आवर्त सारणी पढ़ते हैं उसमें 4 ब्लॉक होता है, SPDF। ठीक है, D ब्लॉक के अंदर क्या होता है? मैक्सिमम धातु पाई जाती है। S ब्लॉक के अंदर भी धातु पाई जाती है, लेकिन जो P ब्लॉक के अंदर होती है वो कौन सी होती है? अधातु होती है। अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। हमने इसको पढ़ा कि अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल। इस क्रिया को क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण उपयोग पढ़ते हैं अम्ल के, अम्ल और क्षार के ना। सामान्य देखो, पढ़ने से पहले हम सबसे बात देखते हैं कि अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन से खनिज अम्ल है। ठीक है, तो खनिज अम्ल कौन कौन से होंगे? जो हमें उद्योगों में काम आते हैं, जो हमें फैक्ट्रियों से प्राप्त करते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3। ठीक है, दूसरे हम बात करें कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल जो हमें पेड़ पौधों से, हमें कार्बन से, जो भी हमें नेचुरल रूप से मिलेंगे उनको क्या बोलेंगे हम? कार्बनिक। जैसे एसिटिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एस्कार्बिक। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद करना है इनको। उसके अलावा ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रखी है, एक्वारीजिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्वारीजिया। कि एक्वारीजिया क्या होता है? ये एक्वारीजिया, ठीक है, एक भाग तो, ठीक है, HNO3, ठीक है, आपसे किससे मिलकर बना होता है? HNO3 प्लस HCl से। ठीक है, HCl से मिलकर बना होता है। एक भाग तो नाइट्रिक अम्ल होगा और 3 भाग HCl होगा। इसके मिश्रण को क्या बोलेंगे? एक्वारीजिया।
ठीक है। एक्वा रीजिया, ठीक है, जिसको अम्लराज भी बोला जाता है। एक्वा रीजिया क्या होता है कि ये सोने को गलाने का, यानी सोने को गलाने का काम करता है। सोने के विलयन को क्या कर लेता है, सोने धातु को वो अपने में घोल लेता है। इसको क्या बोलेंगे, एक्वा रीजिया, ठीक है। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। सभी जानते हो सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं, अम्लों का राजा, ठीक है, यानी H2SO4, द किंग ऑफ केमिकल, H2SO4। नेक्स्ट पॉइंट बात करें कैल्शियम। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, देखिए आपको छोटे छोटे पॉइंट है जो आपकी बुक्स में से लिए गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिट्टी की अम्लता दूर करने में किया जाता है। प्रश्न बन सकता है कि मिट्टी की अम्लता दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है, तो क्या होगा हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र क्या होगा इसका, CaOH का ऑल ट्वाइस, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से कुछ ध्यान रखना है, सूत्र भी आपको ध्यान रखना है, सूत्रों के फॉर्म में भी पूछ सकता है ये, ठीक है। अगले बात करते हैं हम इसकी, अगले पॉइंट की, ठीक है। मिल्क ऑफ, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, MgOH2। इसका काम क्या करते हैं, पेट की अम्लता को दूर करने में भी किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी एंटा एसिड्स के रूप में, यानी पेट में जब हमारे गैस हो जाती है, ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जब पेट में अपच हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम क्या लेते हैं, एंटासिड, यानी इनो वगैरह लेते हैं, डाइजीन गोलियां लेते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, हमारी अम्लता को दूर करने में क्या पाया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगला है सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 का उपयोग अब किस में कहते हैं, फोटोग्राफी में भी किया जाता है। तो ये कुछ अम्ल क्षार के क्या है, महत्वपूर्ण उपयोग है, ठीक है। देखिए अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक तथा विस्फोटक बनाने में किया जाता है, ठीक है। एक और है हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट, अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक तथा विस्फोट बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिटकरी का उपयोग जल के शुद्धिकरण में। फिटकरी का उपयोग इसमें किया जाता है, जल के शुद्धिकरण में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका सूत्र काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे सूत्र पूछ लिया जाता है कि फिटकरी का सूत्र क्या होता है, जिसको हम पोटाश एलएम भी बोलते हैं। द्विक लवण के रूप में काम करता है ये, ठीक है। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2, ये हमारे पास एक फिटकरी का सूत्र है, काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास में अम्ल क्षार के हमने काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है। आप इसको बार बार वीडियो देखिए और इनसे रिलेटेड, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्या कराते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आपको खुद को सोचना है। सबसे पहला क्वेश्चन, सिरके की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है, सिरका अभी हमने बात करा था, सिरका यानी जो अचारों के अंदर डाला जाता है, जो खाद्य परिरक्षक के रूप में कार्य किया जाता है, सिरका, उसको हमें क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड नहीं होती। सिट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट के अंदर, नींबू के अंदर, संतरों के अंदर। सल्फ्यूरिक अम्ल जानते हैं H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो अमाशय में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एसिटिक अम्ल, क्लियर है। इसका सही आंसर क्या होगा हमारे पास में, एसिटिक अम्ल, ठीक है। अगले की बात करते हैं नींबू तथा संतरे में। देखो ये वापस क्वेश्चन आ गया, नींबू तथा संतरे में क्या आएगा हमारे पास, अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सिट्रिक एसिड, सिट्रस फ्रूट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पीएच प्रदर्शित करता है। अभी हमने एक पीएच का टॉपिक नहीं कराया, पीएच का अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, तो अभी आपको खाली पीएच के बारे में ध्यान रखना है। पीएच का इतना ध्यान रखना है, पीएच क्या होता है, अम्ल और क्षार के अनुमापन में किया जाता है। क्या किस में किया जाता है, अम्ल और क्षार के अनुमापन में किया जाता है। एक पीएच स्केल होती है, इसके अंदर, ठीक है, 1 से 14 तक के पॉइंट होते हैं और बीच में कितना होता है, 7, ठीक है। जो 7 से कम होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, अम्ल, ठीक है। जिसका पीएच 7 से कम होता है अम्ल, और जिसका पीएच 4 से ज़्यादा होता है वो क्या होगा, क्षार, ठीक है। 7 से कम यानी 7 से इस तरफ अगर जाते हैं तो जो अम्लता होती है वो क्या करेगी, बढ़ेंगी, ठीक है। अम्लता क्या करेंगे, इंक्रीज करेगा। यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो ठीक है, क्षारीयता भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो हमारे पास ध्यान रखना खाली इतना ही, 7 से कम 7 से ज़्यादा, तो क्या होगी, विलयन की अम्लता क्षारता का मापन करता है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का
ठीक है, क्या होगा पीएच, पीएच कितना होगा, HCl का पीएच कितना होगा। अब देखिए वैसे हमें कुछ याद नहीं है, लेकिन हमें क्या ऑप्शन देख के ध्यान रखना लगेगा। अम्ल अम्ल है तो अम्ल का मतलब 7 से कम, देखिए 7 भी दे रखा है, 12 भी दे रखा है, 9 भी दे रखा है, लेकिन हमारे पास क्या है 2। ठीक है, तो देखिए 7 से कम कौन सा है 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम पीएच वाला यौगिक। पानी में घोल दिया अपने, 7 से कम का मतलब अम्ल की बात कर रहा है। देखो एथेनॉल अम्ल होता है क्या, नहीं होता। शर्करा यानी हमारे पास शुगर होती है, चीनी वगैरह जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है। नमक, नमक हमको पता है NaCl होता है, NaCl क्या होता है एक लवण होता है, वो भी हमारा अम्ल नहीं होगा। तो सिरका हमने पढ़ा, सिरका क्या होता है एक अम्ल होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सिरका। मानव रक्त का पीएच कितना होता है, ध्यान रखना 7.4 या 7.5 के आसपास होता है। ठीक है, लगभग पूछा है, ऑप्शन में आपके पास 7.4 नहीं दे रखा तो आपको 7.5 के ऊपर जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आ गया। एक्वा रीजिया किससे कहते हैं, अभी हम पढ़ा था। एक्वा रीजिया क्या बोलते हैं, HCl और HNO3 की यानी भाग को, यानी 3 भाग HCl का और 1 भाग इसका, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। शुद्ध जल का पीएच कितना होगा भैया, शुद्ध जल का पीएच, शुद्ध जल का पीएच कितना होगा, उदासीन होता है, तो उदासीन कितना होगा 7। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। एक डॉक्टर अति अम्लता, अभी हमने पढ़ाया था कि पेट में एसिडिटी को दूर करने के लिए उसने दवाई देना चाहता है, तो दवाई का मुख्य घटक क्या होगा। ठीक है, अम्लता बढ़ने के लिए यानी पेट में क्या हो गया अम्ल बढ़ गया, तो उसको उदासीन करने के लिए हम क्या करेंगे क्षार लगाएंगे यानी OH-। तब देखिए OH किसके पास है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी पढ़ रखा है, अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं दे रखा तो हमारे पास में दूसरा ऑप्शन कौन सा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षार होता है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ रखा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, थर्ड ऑप्शन सही होगा इसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हमारे पास ये आज अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस लेक्चर का फ़ायदा हो सके। और अम्ल क्षार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, इसको बार बार रिवीजन कीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी आएंगे हम। ओके, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।